नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोग देखा था लेक्चर नंबर 4 और उसमें हमने देख रखा था कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन होता है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ओ सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और हमने देखा था कि जो इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाती थी इक्विवेलेंस रिलेशन की निकाली जाती थी। तो क्या कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन का जो है कॉन्ग्रुएंसेस पे किसी जो सेट है हमारा जेड उसके एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल के देखेंगे। और देखेंगे ये भी देखने को आपको मिलेगा उसमें जैसे ही हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उस सारे एलिमेंट को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही एलिमेंट्स निकालेंगे और हमें ये दिख जाएगा कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो कुछ ही एलिमेंट्स के बराबर हो जाती हैं। अगर जैसे 1 2 3 अगर मान लीजिए मॉडुलो 3 पे निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट जेड के लिए, मान लीजिए 8 का निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास। 8 क्या है हमारा जेड में बिलोंग करेगा और इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं किस पे, मॉडुलो एम। हमारा मॉडुलो एम पे ही डिफाइन होता है जो रिलेशन होता है। और एम इक्वल टू मान लीजिए 8 ले ले रहे हैं, ठीक। तो 8 पे हम सॉरी हमने एलिमेंट 8 ले लिया, मान लीजिए 9 का 9 पे ले रहे हैं, मॉडुलो हमारा क्या है एम इक्वल टू हम 9 ले रहे हैं। अब 9 पे किसका निकाल रहे हैं, एलिमेंट 8 का निकाल रहे हैं। तो जिस एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ठीक, किसका, जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं 8 का मान लीजिए निकाल रहे हैं मॉडुलो किस पे 9 पे निकाल रहे हैं, तो मॉडुलो 9 पे जैसे ही इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो जो इसका इक्विवेलेंस क्लास आएगा, अगर बात करें अगर इसमें एलिमेंट है 9 तक तो इसका इक्विवेलेंस क्लास कैसे, अगर 1 का इक्विवेलेंस निकालेंगे तो अलग आएगा, 2 का इक्विवेलेंस निकालेंगे तो अलग आएगा, 3 का निकालेंगे तो अलग, 4 का निकालेंगे अलग, 5 का निकालेंगे। इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे ही बार लगा के लिखा जाता है, 6 का ऐसे, 7 का ऐसे ही, 8 का ऐसे ही। और जैसे ही आप 9 में पहुंचेंगे पहले 0 का भी निकालेंगे, 0 भी आता है तो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 9 8 तक तो सही रहेगा, अलग अलग सारे इक्विवेलेंस क्लास रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप 9 लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास, ये जो 9 वाला इक्विवेलेंस क्लास होगा फिर से 0 के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे बार 10 पे जाएंगे तो 10 पे जाएंगे तो जो इसका इक्विवेलेंस जो क्लास होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे ही 11 के बराबर पर जाएंगे तो जो 11 का इक्विवेलेंस क्लास होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि इतने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा वो रिपीट करने लगेगा, यानी किसी न किसी इसमें जितने भी इतने इक्विवेलेंस क्लास निकले हैं मॉडुलो 9 के लिए उन सभी का क्या करने का इसी वाले इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा सेट। समझ में आया सभी को, अभी दिखाएंगे हम कैसे। अभी आपको शायद ना समझ में आए लेकिन आप लोग अगर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। और जो भी मॉडुलो लेते हैं उसके जस्ट पहले वाले नंबर के बराबर तक आता है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और टोटल कितने इक्विवेलेंस क्लास आएंगे, जितने मॉडुलो होंगे जितने जितने पर लेंगे। अगर मॉडुलो 9 है तो 9 इक्विवेलेंस क्लास आपको मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 से स्टार्ट होता है इसीलिए यहाँ पर 8 तक ही जाता है, ठीक। तो जितने यम की वैल्यू जितनी होगी उतने इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे। और उसके बाद किसी भी नंबर का आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो इन्हीं वाले इक्विवेलेंस ना किसी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर वो सेट हो जाता है, ठीक। समझ में आया किसी को डाउट है? चलिए अभी दिखाते हैं हम इसको। ये तो एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इंट्रो दे दिए हैं, बाकी आप लोग जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं हम लोग अपना। तो मेन टॉपिक पे चलते हैं, तो लिखिए इक्विवेलेंस हम लोग क्या देख रहे हैं, अब रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए, तो यहाँ पर स्टार कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड में। जो हमारा ए है वो क्या हम बिलोंग कर रहा है, जेड में ही बिलोंग कर रहा है। या उसी की इक्विवेलेंस क्लास जहाँ तक आप लोगों ने लिखा था कि इक्विवेलेंस क्लास है रिलेशन है उसी में आगे बढ़ाते हुए लिखिएगा, नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा फिर से उसी में कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, फिर ये बताना होगा कि यार हमारा क्या है कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किस सेट पे, जेड पे है। और फिर उसके बाद हम मानेंगे कि कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है जेड में। तो कुछ नहीं करना है, बस उसी के आगे लिखना है जो इक्विवेलेंस क्लास आपने दिखाया था उसके जस्ट नीचे से कंटिन्यू करना है। तो नोट्स में अपने उसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेट हम मान ले रहे हैं कि ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में। लेट ए बिलोंग्स टू जेड, देन इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा बताइए। देन ए वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, पहले इक्विवेलेंस क्लास निकालना देख लेते हैं फिर निकालेंगे हम लोग जेडीएम को डिफाइन कर लेंगे। तो ए का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो ए में कौन से एलिमेंट होंगे, वे सभी एक्स होंगे किसके, जेड के होंगे। हमने बताया था उसी सेट के होंगे जिस सेट में हमारा रिलेशन डिफाइंड होता है, जेड के होंगे सच दैट कि एक्स का रिलेशन किससे हो जाए बताइए। जो हमारा एक्स वे सभी एक्स होंगे जिसका रिलेशन एक्स का किसके साथ हो, ए के साथ, और ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन आर में। और आर हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। और किस सेट पे, सेट हमारे जेड पे है। समझ में आ गया। अब इसी को अगर और तरीके अच्छे से लिखना चाहे तो एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, जेड पे, सच दैट इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी ए मॉडुलो यम, यम पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी को और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं,
इसी को ओपन करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में। ये वाला समझ में आया ना, इसको कैसे लिखे हैं, इसको यहाँ से यहाँ, इसके जस्ट पहले बताए हैं सारी चीज़ें। क्योंकि आर हमारा क्या है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन। लिख लीजिए जिनको नहीं पता है, यहाँ पर जो आर है कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन। अगर कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलर रिलेशन ना होता तो ऐसा ना लिखते हैं। अब इसी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जो यम है वो किसको डिवाइड करेगा, एक्स माइनस ए को। क्लियर है। अगर कह रहे हैं कि यम किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस ए को। अगर हम कहें, एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए इसको आराम से। इसके आगे जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हम कहें 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 4 को इसके बराबर कैसे लिख सकते हैं। यानी अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो हमें एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा, एक नंबर हमें ऐसा जरूर मिलेगा जिसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 के बराबर होगा। यानी 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यानी एक नंबर हमें 2 मिल गया, कहाँ पर, जेड में। यानी एक इंटीजर ऐसा मिलेगा जेड में जो कि किसका मल्टीपल होगा, 2 के मल्टीपल के। अगर उसका क्या करते हैं, मल्टीपल कर दें तो क्या इसके लिए 4 के। यानी 4 किसके मल्टीपल के बराबर होगा, के टाइम्स 2। यानी कह सकते हो कि यदि कोई नंबर ए बी को डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर ऐसा जरूर ए मिलेगा, कहाँ, जेड में। सॉरी, के एक ऐसा नंबर मिलेगा जेड में, के की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है के ही ले, जेड में सच दैट इस तरीके से मिल गया है कि हम क्या लिख सकते हैं, बी को किस टाइप लिख सकते हैं, के टाइम्स ए लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया। यानी कि बी इक्वल टू के टाइम्स ए, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा। अगर इसी प्रकार ले लें, मान लें 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 18 को। अगर 18 को डिवाइड कर रहा है तो एक नंबर देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर हमें मिलेगा, या लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट कौन सा एलिमेंट मिलेगा बताइए, 6। कहाँ मिलेगा, जेड में मिलेगा। सच दैट किस तरीके से कि हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3। यानी इस वाले एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ये किसके बराबर आ गया, 18 के। यानी 18 इक्वल टू 18। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। इसको नोट में लिख लीजिए, इसको साइड में करके। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, नोट करके यहाँ पर साइड में लिखिए, अलग से नोट में लिखिए। इफ ए डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट, जहाँ पर जो चीज़ मिलेगी हम उसको बता रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर, या लिख लीजिए देन देयर एग्जिस्ट यन बिलोंग्स टू, कहाँ पर, जेड में, सच दैट एक क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। जेड है तो इंटीजर, तो एन से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से, बिलोंग टू सच दैट, क्योंकि ये सारे सारे सिंबल है। सच दैट इस तरीके से कि हम बी को कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एन टाइम्स ए। इस वाले बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यम एक्स माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या मिलेगा, यक्स तो हमारा जेड में है ही, सच दैट तो एक हमें इंटीजर देयर एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं यम देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। हम के ले रहे हैं यम की जगह पे, कहाँ पर मिलेगा, जेड में मिलेगा। सच दैट इस तरीके से मिलेगा कि जो हमारा यम है किसके बराबर हो जाए, के टाइम्स यक्स ए के बराबर हो जाए। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यक्स इक्वल टू यक्स बिलोंग टू जेड। ठीक, तो यहाँ से जैसे देखिए देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू ना, इसको अगर लिखना चाहे तो यम को कैसे लिख सकते हैं अब, कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू जेड सच दैट जो हमारा यम है, तो यम को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स एक्स माइनस के ए। यही होगा। किसी को कहीं डाउट है, अगर कहीं भी डाउट होगा तो बताइए। सॉरी, गलत लिख दिए यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। हमें लिखना था, अगर एक मिलेगा तो हम लिखेंगे यक्स माइनस ए इक्वल टू यम के टाइम्स एम, जिससे मल्टी डिवाइड करते हैं उसके टाइम के टाइम्स के बराबर होता है ये। ठीक, मल्टीपल के बराबर होता है। जो इधर जो डिवाइड होता है वो किसके मल्टीपल के बराबर होता है, एम के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, तो इसे उल्टा मत लिखिए, सीधा कर लीजिए इसको। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, देखिए एक्स माइनस ए है तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेते आएंगे तो इसको, तो एक के एम प्लस ए। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, एक्स की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, और के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से, ध्यान रखिएगा। तो एक्स इक्वल टू वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के या एम के कर लीजिए, या के एम कर लीजिए। तो ए प्लस के एम कर लीजिए, तो यहाँ से लिख लीजिए ए प्लस के एम। ठीक, तो ए प्लस के एम सच दैट जहाँ के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो यानी आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ए का इक्विवेलेंस क्लास आया वो ए प्लस के टाइम्स एम, और जहाँ पे सच दैट के लिए एक लाइन भी खींच सकते हैं सीधी सीधी, या डॉट ही रखिए दोनों, और जहाँ पर के कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड से। क्लियर है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास आ गया जनरल।
अब ए की वैल्यू बदलते जाइए, आप लोग ध्यान रखिए, इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी को। इसको ध्यान में रखिए कि जिसका इक्विवेलेंस निकालना होता है उस एलिमेंट को रखेंगे, प्लस जो हमारा मॉडुलो रहेगा उसमें कोई एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर देंगे के एम हो जाएगा। यानी कौन कौन सा फिक्स रहेगा, ए एलिमेंट अगर ए इक्वल टू 2 रखते हैं, ए इक्वल टू 2 यानी 2 का इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 प्लस के टाइम्स एम की वैल्यू अगर हम फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए 3 के लिए निकाल रहे हैं, एम इक्वल टू 3 पे, तो एम इक्वल टू 3 पे निकालेंगे तो 3, तो 1 प्लस के टाइम्स 3 सच दैट यहाँ के बिलोंग टू कहाँ पर, जेड में, ए होगा हमारा, यही होगा। अब के की वैल्यू पर डिपेंड करेगी केवल हमारी इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आएगा, के की वैल्यू चेंज करते जाइए तो इक्विवेलेंस क्लास आपको मिलता जाएगा। यानी 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा, के इक्वल टू 1 रखेंगे, सॉरी हाँ, ए के इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या मिलेगा, अगर के की वैल्यू क्या रखें, के की वैल्यू 1 रखें, 0 रखें, अगर 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा। और के की वैल्यू क्या रखें, के की वैल्यू अगर रखते हैं हम 0 से स्टार्ट करें, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए पहले 0 देखते हैं किस एलिमेंट के लिए आता है, 0 किसी के लिए आएगा, इसमें 0 आएगा कि नहीं, इसमें तो शायद 0 ना है ना, तो 2 आ सकता है। अगर -1 रखते हैं, 0 के जस्ट पहले -1 रखें तो ये होगा -3, और 2 में से -3 घटाएंगे तो -1, यानी -1 आ सकता है। और फिर मान लीजिए -2 रखते हैं तो ज़्यादा नंबर आएगा, तो इसके आगे लिखते हैं, अब 2 रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा, यानी 2 5 आ जाएगा। और इसके आगे रखें एलिमेंट 3 रखेंगे तो 9 + 2 11 हो जाएगा। 2 रख चुके हैं, नहीं 1 रखे थे, 2 रखेंगे 6, 6 + 2 8, 3 रखेंगे 9 + 2 11, 4 रखेंगे तो 14, और डॉट डॉट करके ऐसे चलते चले जाएगा। और इधर रखेंगे तो -1 रख चुके हैं हम लोग, -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो -6 यानी कि -5, और -3 रखेंगे तो -9 मतलब यानी -8, सॉरी -5 कैसे होगा यहाँ पे, यानी 2 रखेंगे तो -6 और निकालेंगे तो -4, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो -9 -2 -7, और डॉट डॉट करके ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इस तरीके के आपके एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। और आपने पढ़ा था कि कोई भी इक्विवेलेंस क्लास जो होता है, अगर कोई भी एलिमेंट जिसके इक्विवेलेंस क्लास में है, तो अगर इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उसके इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो उसके बराबर होगा। यानी 2 का इक्विवेलेंस क्लास किसके किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, 14 के बराबर होगा, और इसके आगे जो भी एलिमेंट होगा उन सभी के बराबर होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास में है तो इसका मतलब है कि 2 किससे रिलेशन है, 7 से भी रिलेशन में है, और 2 -4 से भी रिलेशन में है, -7 से है, -4 से है, 2 किससे रिलेशन में है, 5 से है, तभी तो हमने लिया इक्विवेलेंस क्लास, अगर नहीं होता तो कैसे ले लेते, सॉरी ऐसे लिखना है, जो इधर होता है उसको पहले लिखते हैं, -7 2 लिख सकते हैं, -5 2 लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं जो भी एलिमेंट आ रहा है आपका, 2 से भी है, 2 5 से भी है, तो ऐसे करके देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है कि AR में चले जा रहे हैं, रिलेशन में है। और हमने बताया था कोई भी एलिमेंट अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब होता है कि -7 का इक्विवेलेंस -2 के, सॉरी 2 के बराबर होगा, तो दोनों एलिमेंट क्या होते हैं का इक्विवेलेंस बराबर होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यानी 2 का इक्विवेलेंस क्लास जैसे ही आपने निकाल लिया, इसके सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। अगर 7 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इसके भी बराबर आएगा, 4 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा, -1 का निकालेंगे तो इसी के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगा। समझ में आ गया सभी को, चलिए मिटा दें, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए आप लोग, अभी हम दिखा देंगे निकाल कर। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था A + KM, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसका इक्विवेलेंस निकालना होता है उसको पहले लिखेंगे, उसी में ऐड कर देंगे के टाइम से, और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, और के हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से। तो ये हमारा आपने देखा कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला जाता है, किसी ए तो कोई जनरल एलिमेंट था तो उसके साथ बदलते जाएंगे एलिमेंट्स, तो आपको इक्विवेलेंस क्लास मिलते चले जाएंगे। किसके लिए, कांग्रेशन मॉडुलो रिलेशन के लिए हम लोगों ने देखा था ना, ठीक है। चलिए अब जैसे ही था हम यहाँ पर लेते हैं टेक, कोई एलिमेंट लेते हैं टेक, m = 4 पे निकालते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास, और देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास जो 4 का आएगा वो किसके किसके बराबर आ सकता है, जेड के एलिमेंट्स का, ठीक। तो 4 के लिए निकालेंगे, तो 4 के लिए जैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं m = और एक बात और ध्यान रखना है, चलिए अभी बता देंगे, इसी में वो आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो 4 के लिए निकालते हैं तो सबसे पहले जेड में कौन कौन से एलिमेंट है, तो जेड को ध्यान में रखिएगा, जेड में एलिमेंट्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। तो जेड में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट करके दिख रहा है, ऊपर से नहीं दिख रहा है, -1 -2 -3 एंड -4 डॉट डॉट करके ऐसे एलिमेंट्स चलते चले जाएंगे। तो एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है, जिसको इसीलिए हम लिखते हैं, बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता इसलिए लिखते हैं।
तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे, अपना इक्विवेलेंस क्लास निकालते चले जाएंगे। तो चलिए पहले जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये सारे एलिमेंट लिखने हैं यक्स के, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड से ही आएगा क्योंकि सेट हमारा जेड है। सच दैट कैसे लिखेंगे बताइए यहाँ पर, अगर ऊपर वाला फार्मूला आपको याद हो तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। तो क्या होता है, जिसका इक्विवेलेंस निकालते हैं उसको लिखते हैं प्लस के टाइम्स यम, या पहले डिफिनेशन लिख देते हैं फिर डायरेक्ट वाला फार्मूला लिखते हैं। तो वे सभी यक्स निकालेंगे कहाँ से, जेड के, सच दैट जिसके लिए क्या हो, हमारा यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, जीरो से, और ये कहाँ बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे। अब आर हमारा क्या है, आर हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलर रिलेशन, जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आर से, अब इसी को फार्मूले से अगर लिखना चाहे तो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे बताइए, तो इसको लिखेंगे जो हमारा ये है जीरो टाइम्स प्लस के इंटू यम, यम की जगह हमने क्या लिया है 4, यानी कि 4 के, और यहाँ से सच दैट के कहाँ बिलोंग कर रहा था, हमारा जेड से बिलोंग कर रहा था। अब यहाँ से लिखते हैं, इसको भी लिख दिया है, इसको भी लिख दिया, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहीं पहुँच जाएंगे। तो आप लोग सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, वही प्रोसेस जैसे उसमें किए थे जनरल एलिमेंट के लिए वैसे करना है। अब यहाँ से देखिए लिखना है तो के इक्वल टू चॉइस है, जीरो थर्ड गया तो यानी इसका मतलब हुआ 4 के, सच दैट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। तो आप लोग जीरो के एलिमेंट, जीरो के इक्विवेलेंस क्लास में देख रहे हैं कि 4 टाइम्स के आ रहा है। अभी इसको निकाल के दिखाएंगे पूरा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब फिर इधर देखिए, अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो क्या आता है, 1 का निकालेंगे हम लोग, 2 का निकालेंगे, एंड चलिए निकाल लेते हैं, 1 का निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, 2 का निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास। अब इसके जस्ट नीचे और भी एलिमेंट्स हम लोग निकालेंगे, अभी देखते चलिए। पहले 1 का निकालेंगे तो अब सीधे फार्मूला लिखते हैं, अगर इसके लिए भी लिखेंगे तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू जेड, सच दैट कैसे कि यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, 1 से हो जाए, जो कि 1 कहाँ बिलोंग करे, आर में। अब इसी को डायरेक्ट फार्मूले से लिखेंगे तो जो एलिमेंट होता है उसको लिखते हैं प्लस के टाइम्स, यानी के करेंगे, यम क्या है हमारा 3 है तो 4 है ना, 4 टाइम्स के, सच दैट के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड में। और यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसका जो आया हमारा क्या आया, 4 टाइम्स के प्लस 1, सच दैट के कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में। तो आप लोग देख रहे हैं जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास है वो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास है, वो 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास है 4 के प्लस 1 टाइम्स के बराबर है, ठीक ना। अगर के इक्वल टू आप देख सकते हैं, के इक्वल टू अगर यहाँ पर 1 रखे हैं और के इक्वल टू यहाँ पे भी 1 रखे हैं, तो इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, के इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा एक एलिमेंट, जबकि यहाँ पर एलिमेंट जो आएगा के इक्वल टू 1 पे वो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 1 पे यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ 4 आ रहा है, वहाँ 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस इसके बीच में। तो इसके बीच में 1 का डिफरेंस हमेशा बना रहेगा एलिमेंट के बीच में, यानी जो भी एलिमेंट यहाँ आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो इसके एलिमेंट बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है सबको। चलिए 2 का इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं, अभी सारे एलिमेंट दिखाएंगे हम आपको। तो 2 का लिखेंगे तो वे सभी एक्स कहाँ के, जेड के, सच दैट जिसके लिए क्या हो, एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, 2 से हो जाए, जो कि कहाँ बिलोंग करे, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलर रिलेशन। 2 का निकालना है तो अच्छे से लिखिए। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, अगर फार्मूले से लिखें तो जो एलिमेंट है उसको प्लस के टाइम्स यम, यम की वैल्यू क्या लिया है हम लोग 4 टाइम्स के, समझ में आया सभी को। एंड के कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में। तो ये भी देख रहे हैं यहाँ पर 2 है 4 के, तो यहाँ से आपको पता चल गया ये क्या है, 4 के प्लस 2, सच दैट के बिलोंग टू कहाँ पर, जेड में। तो आप लोग देख रहे हैं तीनों आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि यहाँ पर क्या आया है 4 के, और यहाँ पर जो आया है हमारा क्या आया है 4 के प्लस 1 आया है, और अगला हमारा क्या आया है 4 के प्लस 2 आया है। तो ये क्या इक्वल कभी भी हो सकते हैं, कभी भी ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। यानी 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का इक्विवेलेंस क्लास मॉडलो किसने 4 पे क्या है, अलग अलग है। अब आगे देखते हैं, अभी सबका निकाल लेंगे, थोड़ा जगह रखिए जिससे कि निकालेंगे तो आपको दिखे। अब निकालते हैं हम लोग 3 का, और 4 का भी निकालेंगे, 4 तक निकालेंगे, कहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करेगा उसको भी दिखाएंगे। तो 3 का जैसे ही निकालेंगे डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे प्लस के टाइम्स, तो 4 है के, सच दैट जहाँ के बिलोंग करेगा कहाँ से, जेड से। इसी को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 4 के प्लस 3, सच दैट के बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड से। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी 1 और बढ़ के चला आया, तो यानी कि ये भी इक्वल नहीं है किसी के। अब अगला देखते हैं, 4 पे देख लेते हैं, अब यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही 4 पे आते हैं वो रिपीट करता है। तो यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स प्लस 4 के, ठीक, क्योंकि जो एलिमेंट था उसको 4 टाइम्स लिखेंगे, यानी के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड पे। अब इसको देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 4 के प्लस 4 सच दैट के बिलोंग्स टू जेड। अब एलिमेंट निकालते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। अब ये भी दिख रहा होगा, अलग दिख रहा है लेकिन अलग है नहीं, वैल्यू रखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि वैल्यू लिखने पे, क्योंकि इसी को लिख सकते हैं हम कैसे, 2 कॉमन ले लेंगे तो इससे हो जाएगा 2 टाइम्स के प्लस, यानी के प्लस 1 कहीं आया था, 4 के आया था कहीं पे, के प्लस 1 नहीं आया था, 4 के प्लस 1 आया था, और क्या आया था 4 के प्लस 2 भी आया था, एंड 4 के प्लस 3 आया था।
तो 4 के लिए इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, एलिमेंट से पता चलेगा। तो यहाँ से आइए देखते हैं, निकालते हैं। तो देखिए 4 के इक्वल टू 1 रख रहे हैं, के इक्वल टू पहले 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी डॉट डॉट करके ऐसे चलता चला जाएगा। अब इधर देखते हैं एलिमेंट, -1 रखेंगे तो -4, -8 एंड -12 एंड डॉट डॉट करके ऐसे एलिमेंट जाएगा। यानी जो हमारा 0 का इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 0, 4, 8, यानी कि 4 के मल्टीपल में, यानी 4 ऐड करते चले जा रहे हैं तो आगे बढ़ते चला जा रहा है, और -4 घटाते जा रहे हैं तो इसमें सारे एलिमेंट आते चले रहे हैं। यानी 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो 0 के बराबर होगा, 4 के इक्विवेलेंस क्लास बराबर 8 के इक्विवेलेंस, यानी 8 आएगा, 12 आएगा, सारे सारे। अगर हम 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, जैसे ही 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 0 का रिलेशन किससे है, 4 से, सॉरी 4 का रिलेशन किससे है, 0 से, जो कि बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब यही होता है, तभी तो हमने 4 को लिया है यहाँ पे। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो 0 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। तो यानी कि अब जैसे ही हमने 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल दिया, तो यहाँ पर जो 4 का इक्विवेलेंस क्लास आया है वो किसके बराबर आएगा, ये 0 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, एलिमेंट आपका मैच करेगा। चलिए के इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो 0 जैसे ही रखेंगे के इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो एक एलिमेंट हमें 4 मिल गया इसके सेट में। अब चलिए के इक्वल टू रखते हैं -1, -1 रखते हैं, 0 रख दिया। अब रखते हैं के इक्वल टू -1, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 एंड 4, -4 और एक तो 4 आया है, पहले 0 पहले 0 ले आते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पर रखते हैं -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 और +4 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक एलिमेंट 0 हमको मिल गया। अब रखते हैं -1, 1 रख दिए। अब रखते हैं 0 रखेंगे तो कट हो गया, यानी कि यहाँ पर आएगा 4। अब जैसे ही 0 रखे, अब 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 + 4 12, और फिर 3 रखेंगे 12 + 16, ऐसे डाट डाट करके चलता चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से 0 से इधर आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्लस करके यहाँ से भी ऐसे बढ़ रहा है इधर। अब देखिए -1 तक रखे थे हम लोग, अब -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो -8 + 4 -4, और फिर -3 रखेंगे तो -12 + 4 -8, और डॉट डॉट करके ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग इधर देख रहे हैं कि ये भी मैच कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आप लोग देख पा रहे हैं कि एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने ऐसे ही नहीं कह दिया कि दोनों इक्वल है, यहाँ से हमने देख करता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है, सेम है। यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ सेट से अगर -12 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाए, -8 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाए, -4 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाए, और 8 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाए, 12 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाए, और 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाए, कामा मतलब ये सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लास क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर आप 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 सबका इक्विवेलेंस क्लास पता चल गया। यानी आप देख रहे हैं 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार 5 का अगर निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास तो किसके बराबर आएगा, उसको बताते हैं कैसे पता चल जाएगा आपको किसके बराबर आता है, निकाल के दिखाते हैं एक और, चलिए निकाल देते हैं। तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, तो 5 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा 5 + 5 के सच दैट जहाँ के बिलोंग टू जेड में। तो 5 किसके इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा, जो 5 होगा इक्विवेलेंस क्लास वो 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। वो कैसे हमें पता चल रहा है, हम अभी आपको बताएंगे उसको। 1 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास ये है, यहाँ वैल्यू चूज कीजिए। अब चलिए इसकी निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो 4 के +1, तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखिए, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। 0 रख दिए तो -1 रखिए, तो -1 जैसे ही रखिए तो -4 और 1 क्या हो जाएगा, -3, और -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो -8, और -8 में से 1 घटाएंगे तो -7, -7 हो गया, और 3 रखेंगे तो -12, -12 मतलब प्लस ऐड करेंगे तो -11। अब इसके बाद डॉट डॉट करके ऐसे एलिमेंट चलते चले जाएंगे। ठीक समझ में आ रहा है सभी को, यानी -11, और इसके आगे एलिमेंट आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इधर रखेंगे तो मान लीजिए 0 रखे थे हम लोग, 1 रखिए तो यहाँ आ जाएगा 5। देखिए इसके जैसे ही एलिमेंट 5 आता है, इसका मतलब ही हो जाता है क्या हो गया कि जो 1 का रिलेशन है 5 का रिलेशन किससे हो गया, 1 से हो गया। तो 1 का जैसे ही रिलेशन होगा, तभी हमने बताया था नोट में करके कि अगर कोई भी A, B है तो उन दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा, यानी कि 5 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। अभी यहाँ से हमने अभी देखा था कंक्लूजन, और नोट्स में भी देखा था। तो 5 आ गया। अब जैसे ही 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, और डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ेगा। और ठीक यहाँ पर भी रखते चलिए और देखते चलते हैं। तो 5 के इक्वल टू 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो मिलेगा हमें 5, तो इसके 5 तो आएगा ही आएगा, अब आना भी चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है रिलेशन हमारा। अब 0 रख दिए हैं, -1 रखते हैं यहाँ पर, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -5 और 5 यानी कि 0 हो जाएगा, और 5 रख दिए, -2 रखिए तो ये -2 होगा, +3 है यानी कि +3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 3 रख लीजिए, 3 आया था, सॉरी -2 रखेंगे ना, सॉरी -1 रखेंगे तो हो जाएगा 5, अब 5 5 0 हो गया, अगर -2 रखते हैं तो हो जाएगा 10,
-3 कैसे आ गया? -1 रखे थे ना, थोड़ा 3 आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो किस एक टर्म्स के लिए -3 आएगा? के किस वैल्यू के लिए? के इक्वल अभी आ जाएगा, निकाल देंगे। तो यहाँ पर 0 रखे थे तो 0 5 आ रहा था ना, और -1 रखे तो 5 + 5 0, एक 0 एलिमेंट मिल गया। और 0 से पहले -1 रखने पे 0 मिला, तो -2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया जाएगा तो -5 आएगा। तो -5 आया है यहाँ पे, -5 -1 रखे थे तो -1 रखे तो -3 आ गया। 1 का इक्विवेलेंस क्लास में देखते हैं, अभी मैच करेगा, अभी देखते हैं। क्योंकि एलिमेंट अब आगे पीछे हो जाएंगे ना, जरूरी नहीं है कि एक साथ ही दिखे। हो सकता है जो एलिमेंट यहाँ आया अब इधर जाके कहीं मिलेगा कोने में, तो उसके लिए अलग होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा है। अब चलते रखते चलते हैं, निकाल लेते हैं पहले। तो के इक्वल टू हमने -5 आ गया किस पे? -2 पे। तो -3 रखेंगे तो 15 -5 यानी -10। अब इसके आगे रखिए 5 इक्वल टू क्या रखेंगे? 4 रख दीजिए, 4 रखेंगे तो -20, 25 यानी -15। अब डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ते चला जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। अब इधर रखिए 1 रखे तो 0 आ गया, सॉरी -1 रखे तो 0 आ गया, 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। और 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, एंड डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है सबको? इक्विवेलेंस क्लास देखते रहिए। तो इसमें जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है 4 के टाइम्स, अच्छा मॉडलो 4 पे निकाल रहे थे हम लोग ना, तो यहाँ 4 का 4 टाइम्स 4 पे निकाले इक्विवेलेंस क्लास इसका। और 5 का निकाले तो 5 प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पर गलत हो गया, ध्यान रखिए। मॉडलो 4 पे निकाल रहे थे तो 4 के यहाँ पर होगा ना, ध्यान सही होगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ मॉडलो 4 पे निकाल रहे थे तो एलिमेंट 5 के लिए 5 था, फ्लो 5 प्लस 4 टाइम्स के लिखना था हमको। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है उसको सुधार लीजिएगा, बाकी ऊपर वाले पे तो ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ जैसे रखें, अब रखते चलिए, देखिए माइनस, अब यहाँ 5 है -1 रखेंगे तो -4 + 5 यानी कि 1। 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ 0 या 5 यानी कि 5 आएगा, 1 के बाद 5 ही आएगा। तो -1 0 देख लिया। अब 2 रखेंगे, तो 2 जैसे 0 देखें हमने, यहाँ पर 1 देखते हैं, 1 पे रखेंगे तो 1 4 + 5 9 आ गया। फिर एक वैल्यू रखिए बढ़ा के, 1 रख दिए हैं, 2 रखेंगे तो 8 + 5 13। तो आगे वाला एलिमेंट आपको मिल रहा है, देखिए 5 9 13। तो ये 5 9 13 आपको दिखा, 5 9 13। और इसके जस्ट पहले 1 था तो इसके पहले 1 हमने दिखा दिया। 1 कब आया था हमने, जब क्या रखा था? -1। -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8, और 5 में रखेंगे तो -3। अब -2 रख दिए, -3 रखेंगे तो हो जाएगा -12, और 12 में से 5 निकालेंगे तो -7। तो आपको इधर भी एलिमेंट अब दिखने लगा होगा, -3 -7। तो आपको दिख रहा है कि जो 5 का इक्विवेलेंस क्लास है 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर। समझ में आ गया? तो यहाँ से 3 कंक्लूजन निकला कि जो यम की वैल्यू थी वो 4 थी। तो हमारा रिपीट कब से करने लगा? जैसे 4 के आगे हम, जैसे ही हम 4 पे पहुंचे वहाँ से हमारा इक्विवेलेंस क्लास रिपीट करने लगा था, क्योंकि 0 पे फिर आया था। यानी जो एक रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, कि अगर यम इक्वल टू वैल्यू क्या है 4, तो इसकी रिपीटेशन कब स्टार्ट होगी? जब 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल ले, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल ले, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल ले, 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल ले। यानी यहाँ तक तो सारे सारे इक्विवेलेंस क्लास आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे, लेकिन जैसे इसके बाद हमने 4 पे पहुंचा, यानी कि मॉडुलो के बराबर जैसे एलिमेंट लिया, नंबर जो कि हमारा मॉडुलो था उसके बराबर हमने कोई एलिमेंट लिया, तो क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। यानी 4 पे रिपीट हो रहा था, यानी ये किसके बराबर चला रहा था? 0 पे। समझ में आया? अब इसको कैसे निकालना है, सारी चीज़ें हम आपको सिखा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी आपको कैसे करना है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हमको दिखाते हैं इसके कैसे पता करना है। बार बार आपको क्या पूरा निकालना पड़ेगा? नहीं, तो पूरा नहीं निकालना पड़ेगा, फिर एक जनरल फार्मूला दे देंगे हम यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई यम इक्वल टू फिक्स दिया है 8 के लिए, या 4 है तो 4, 8 है तो 8, ठीक। छोटा एलिमेंट लें, चलिए छोटे के लिए निकालते हैं। यम इक्वल टू 3 पे 4 पे निकाल लेते हैं, 4 जो लिए थे हम अपना उसी पे। अब हमें निकालना है जेड में किसी भी एलिमेंट का निकालना है, तो जो भी एलिमेंट, अगर देखिए जो अगर 1 0 4 है तो 4 से छोटा होना चाहिए जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, और किससे बड़ा, किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। यानी अगर हमारा ए जो हमारा मॉडुलो है उसके बराबर, यानी पूरा कहें तो अगर 0 के से बड़ा हो हमारा ए और छोटा किससे हो? यम से छोटा हो, तब हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा वो 0, कौन कौन सा इक्विवेलेंस क्लास आएगा, किसके बराबर आएगा? जो ए की वैल्यू आ सकती है उसके इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएगा? 1, सॉरी क्या क्या आएगा? 0 के बार क्या आएगा? बराबर, सॉरी
कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सॉरी, इसके अंदर का गलत बता रहे हैं, इसको समझिए। जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा कहाँ कहाँ अलग आएगा, तो कौन कौन से इक्विवेलेंस क्लास अलग आएंगे, 0 का इक्विवेलेंस क्लास अलग आएगा, 1 का अलग आएगा, 2 का अलग आएगा। यानी अलग अलग कहने का मतलब 0 का इक्विवेलेंस क्लास डज नॉट इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंस क्लास के, डज नॉट 2 के इक्विवेलेंस क्लास के, डज नॉट 3 के इक्विवेलेंस क्लास के, डज नॉट 4 के इक्विवेलेंस क्लास के, डॉट डॉट करके। अभी हम यहाँ फिक्स नहीं कर रहे हैं 4 है, अगर 4 के लिए हम मानते हैं तो यहीं तक आएगा केवल 3 तक, यानी यही आएंगे एलिमेंट्स बस। यानी कि 0 का इक्विवेलेंस क्लास अलग होगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का इक्विवेलेंस क्लास, 3 का इक्विवेलेंस अलग रहेगा। जैसे ही 4 पे आएंगे तो 4 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा 0 के बराबर हो जाएगा। फिर 1 का इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। अगर 2 का इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास 6 के बराबर हो जाएगा। ऐसे आगे बताएंगे कैसे निकल रहा है, सारी चीज़ें आपको सिखा दे रहे हैं। ये चीज़ें पता चली। अगर ये हम जनरल के लिए दे रहे हैं तो F4 के लिए था, F4 के लिए अगर करेंगे तो आएगा इसके लिए, तो 4 के लिए क्या आएगा, 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, ऐसे लिख लीजिएगा आगे करके। 0 का इक्विवेलेंस क्लास डज नॉट इक्वल टू 1 का इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ पर 2 के इक्विवेलेंस क्लास डज नॉट 3 के इक्विवेलेंस क्लास, बस हो गया। ठीक, समझ में आ गया। और 0 का इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर होगा, इसके लिए सर्कल बना लीजिए, बना दे रहे हैं आपको। तो जितना मॉडुलो रहता है उसके जस्ट 1 कम लेते हैं पार्ट। तो मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0, यहाँ पर मान लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, बस हो गया। तो क्या करना है आपको, ऐसे ही चलते आना है। तो 0, 1, 2 एंड 3 पे, और फिर इसके आगे क्या आएगा 4, तो यहाँ 4 आया था यानी 4 का इक्विवेलेंस क्लास। फिर यहाँ आएंगे तो 5 आ जाएगा यानी 5 का इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ आएंगे तो 6 का इक्विवेलेंस, यहाँ आएंगे तो 7, फिर इसके बाद जाएंगे तो फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ आएंगे तो 9, फिर यहाँ आए तो ऐसे लिखते चले जाइए। 9 हो गया, यहाँ पर 10 का इक्विवेलेंस क्लास, मतलब इसके पास जो आएगा, इसके बाद आएंगे तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 8 का इक्विवेलेंस क्लास, फिर 8 से घूम के जाएंगे तो यहाँ पर, सॉरी 8 कहाँ से, 10 के बाद 11 आएगा ना, तो 11 का, फिर यहाँ आएंगे तो 12 का, तो यानी 0, 4, 8, 0, 4, 8, 12, ऐसे करके अब ऐसे घूमते चले जाइए, आप करते चले जाइए, सबको पता चले। तो आप कहेंगे क्या ऐसे हमको निकालना होगा, तो ऐसे नहीं निकालना है, आपको हम बताते हैं कैसे निकालना है। बस ये समझाने के लिए साइकिल वाला भी आप लोग बना सकते हैं। जितना भी मॉडुलो रहेगा उससे एक कम करके उतने पार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, जितना एम रहेगा उससे 1 छोटा, यानी m-1 तक जाएंगे। क्लियर है। अगर इसके लिए करना चाहें तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, अब देखिए m था तो ये जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास आएगा 0 के बराबर, 0 डज नॉट इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 2, डज नॉट इक्वल टू 3, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू डॉट डॉट करके डज नॉट इक्वल टू कितना m-1 तक। ठीक, समझ में आ गया सभी को। तो यहीं तक आना है हमको। अब इसके लिए साइकिल बनाना चाहे तो एक साइकिल बना लीजिए। क्या लिखना है, 0 पहले लिखना है, सॉरी और नीचे करिए जिससे कि लिख पाए यहाँ से। तो 0 बार हो गया हमारा, 0 का इक्विवेलेंस क्लास, अब बार लगा के ही लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, फिर 2 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, फिर 3 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, फिर और लिख लीजिए 4 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, फिर डॉट डॉट करके अब करिए सर। फिर मान लीजिए यहाँ m-1 का इक्विवेलेंस क्लास करना है, बस हो गया। इसके आगे कुछ नहीं करना है। ठीक, तब जी m-1 होगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर m-1 के बाद m आएगा, तो यानी m आएगा, 1 जोड़ेंगे तो m का इक्विवेलेंस क्लास, फिर यहाँ m+1 का इक्विवेलेंस क्लास, फिर यहाँ करेंगे तो m+2 का इक्विवेलेंस क्लास, फिर यहाँ आएगा तो m+3 का इक्विवेलेंस क्लास, फिर यहाँ इसमें m में जोड़ते जाइए 1+4 का इक्विवेलेंस क्लास, फिर यहाँ अगर बात करेंगे इसके आगे तो यहाँ m+1 जोड़ेंगे, सॉरी m+4 तो m+5, 1 इसमें ऐड करके 1+5 का इक्विवेलेंस क्लास, फिर इधर आएंगे तो m+6 का इक्विवेलेंस क्लास, यानी जो जहाँ आ रहा है उसके बराबर, यानी इधर वाले जो भी आएंगे एलिमेंट इन सभी का इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा, यहाँ पर सभी का इक्विवेलेंस क्लास है, यहाँ पर इसका सेम होगा, इसका इसके साथ, इसका इन सभी के साथ, ऐसे डाटा करके चलते चले जाएंगे। अब इसी को डायरेक्ट निकालना है तो साइकिल जरूरी नहीं है आपको घूम करना है, लेकिन साइकिल जरूर बनाइएगा समझने के लिए। और कैसे चलना है, 0 से ऐसे घूम के आना है, घड़ी की दिशा में चलनी है। ठीक, जैसे खाली चलता है एंटी क्लॉकवाइज वैसे चलना है। समझ में आ गया सभी को, आगे चले। घड़ी क्लॉकवाइज चलती है तो क्लॉकवाइज ही चलना है वो। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन चलने का, लिख सकते हैं डायरेक्शन। अब कैसे पता करना है इसको, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, m-1 अब मॉडुलो में कैसे आएगा, देखिए इक्विवेलेंस क्लास, इसको भी लिखा देंगे। अगर मान लीजिए कोई हमारा मॉडुलो m, ठीक, और किसी भी एलिमेंट a का निकालना है, m क्या है हमारा, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा क्या है, जिस एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो m से क्या करेंगे, उस एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, उस एलिमेंट को क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। अगर m a को पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है, पूर्णतः यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, यानी इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी इस केस में अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर 0 रिमाइंडर आ गया
क्या कह रहे हैं, यदि रिमाइंडर का आ जा रहा है, जीरो आ रहा है, यदि रिमाइंडर जीरो आएगा तो उस केस में यम की वैल्यू, सॉरी यम क्या कह रहे हैं, अगर यम से हम क्या कर रहे हैं, ए को डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसे फर्स्ट पहला केस बनेगा, केस नंबर 1 लिखिए। केस नंबर 1 क्या होगा, अभी लिखा देंगे हम प्रॉपर है, आपको समझ लीजिए अभी। केस नंबर 1 में क्या होगा कि अगर ए की वैल्यू यम से छोटा है, ए की वैल्यू क्या है, यम से छोटा है, ए की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अगर यम से छोटा है तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा हमारा, वो नंबर जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, ए का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसको आपको निकालना होगा प्रॉपर, जैसे निकालते थे ए प्लस के टाइम्स यम, यम जो होगा उसके साथ। ठीक, तो यम से छोटा होगा तो यानी इसका मतलब जो ए का इक्विवेलेंस क्लास आएगा, ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, यम से छोटा रहेगा, यानी यम माइनस 1 तक हो सकता है। ये सारे सारे इक्विवेलेंस क्लास हमारे 1 के, यानी ए के एलिमेंट, ए के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं। तो ए के इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट वही वही आ सकते हैं जो यम यहाँ पर लिखा गया। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है किसी को। तो एक इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, जी सॉरी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसको मत समझिए, इसको समझिए कि इसमें कौन कौन से इक्विवेलेंस क्लास हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट हम इक्विवेलेंस क्लास बता रहे हैं। तो इस केस में जो डिफरेंट होगा तो 0 बार होगा अलग, 1 बार अलग होगा, 2 बार अलग होगा, 3 बार अलग होगा, डिपेंड करेगा किस पे, यम पे। तो ऐसे करते चले जाएंगे, वो कहाँ तक डिफरेंट होगा, यम माइनस 1 तक। यम माइनस 1 जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 3 और यम की वैल्यू ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं 5, 5 ले रहे हैं, ठीक। और 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा वो अब यम तक जाएंगे तो किसका किसका इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग आ सकता है, सॉरी यम इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो ए की छोड़िए, ए की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं, अब देखिए कि कहाँ तक डिफरेंट आएगा। अगर ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो आएगा ठीक, अगर 1 लेते हैं तो वो भी 1 किससे, अगर 0 लेंगे तो किससे छोटा है 5 से, अगर 1 लेंगे तो वो भी किससे छोटा है 5 से, यानी कि 1 अगर लेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। अगर 2 लेते हैं तो किससे छोटा है 5 से, तो क्या 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास इन दोनों के बराबर हो सकता है, नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं तो वो भी किससे छोटा है 5 से, तो अगर 5 से छोटा है इसका मतलब है कि जो 5 का 3 का इक्विवेलेंस क्लास होगा वो इन सभी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं होगा। कब तक, जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाए। 4 भी क्या होगा, छोटा होगा किससे, 5 से, यानी कि 5 का भी इक्विवेलेंस क्लास इन सभी के बराबर नहीं हो सकता। अब जैसे ही 5 पहुंचेगा तो 5 किसके बराबर हो गया, 5 का, यानी इस केस में अब क्या होगा, ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो 5 का 5 के साथ इक्विवेलेंस क्लास होगा, और कौन सा इक्विवेलेंस किसके इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा उसको अब हम चर्चा करेंगे। यानी कि जब तक हम यम से छोटे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे उन सभी इक्विवेलेंस क्लास आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, यम तक पहुंचेंगे, नंबर अगर उसके बराबर नंबर ले रहे हैं, कोई एलिमेंट चूज कर रहे हैं जेड से, तब हमारे इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, उसके जस्ट छोटे वाले जितने भी इक्विवेलेंस क्लास निकाले थे एलिमेंट का, उन सभी के उनमें से किसी न किसी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो, सभी के बराबर हो जरूरी नहीं है, किसी न किसी एक इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालना है इसको सीख लेते हैं, अब उसको नोट करके लिखेंगे, उसी को अच्छे से करके लिख लेते हैं। चलिए उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जो हमारा यम है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो यहाँ लिखिए फिक्स्ड, ठीक। हमारा यम फिक्स्ड रहेगा, और एलिमेंट ए जो हमारा रहेगा वो जेड से लेना होता है, तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब हमें बताना है कि जो ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा, ए का इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालना, ए कुछ भी हो सकता है, तो ए कौन कौन से इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग होंगे यम के लिए डिफरेंट निकालना होगा। तो ये अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1 तक जाएंगे, 2 भी जाएंगे, डिफरेंट वाले लिख रहे हैं, इनमें कोई सेम नहीं हो सकता, 3 डॉट डॉट करके कहाँ तक, यम माइनस 1 तक, यानी जहाँ तक हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है उससे कम वाले, जितना हम यम लेते हैं उससे कम वाले तक का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं वो सभी आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये सारे के सारे कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया सभी को ना, ये सारे सारे अलग होंगे। अब जैसे रिपीट करेगा यम इक्वल टू यम रखेंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो क्या करना होता है, जो भी जिस नंबर का निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास जो कि बड़ा होगा, अब हम मान ले रहे हैं कि जो हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं ए, पहले यम हम जो चूज किए थे ए किस केस के लिए है, ए वाला है, यहाँ पर जो ए होगा ए 0 इक्वल टू ए रखे हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो हमने ए लिया है वो छोटा होगा यम से, ठीक, जो कि बिलोंग करेगा जेड से, उस केस के लिए बात कर रहे हैं। अगर अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं, केस नंबर 2, या तो ऐसे लिख लीजिए केस नंबर 1 या केस फर्स्ट, केस क्या है फर्स्ट, केस फर्स्ट है, और इसको इसको ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिखिए 0 डज नॉट इक्वल टू 1 बार के, डज नॉट इक्वल टू 2 बार के, डज नॉट इक्वल टू 3 बार के,
डॉट डॉट करके ऐसे लिखते चले जाइए, डज नॉट इक्वल टू m माइनस 1 मार्किंग। लिख लिया, ठीक। अब केस नंबर 2 लिखते हैं हम लोग। केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 में क्या देखेंगे कि जो हमारा ए है जो उसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यम के बराबर है, उससे बड़ी है। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, यदि यम इफ, इसमें भी दो केस बनेंगे। इफ यम डिवाइड्स ए, यम क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर दे रहा है पूर्णतः, तब उस केस में जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा, जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा वो रिमाइंडर के बराबर आएगा। रिमाइंडर के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आएगा। तो जो ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा तो वही का होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगा। यानी ए का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, ए को यम से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा उसी के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर आपको 0 मिलता है तो 0 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। अगर 0 नहीं मिलता है तो जो एलिमेंट मिलेगा वही उसके इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। जैसे अभी हम m इक्वल टू यहाँ पर क्या ले लें, 4 लेते हैं, 4 के लिए देख लेते हैं, या 5 कर लीजिए, अलग ले लेते हैं 5 के लिए। तो 5 के लिए लिए इक्विवेलेंस क्लास, तो 5 से छोटा कर लेंगे 4, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास जो आएगा, और 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, सॉरी 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास आएगा, और 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा। ये 5 से छोटे हैं सारे एलिमेंट, तो इनका सब ये सारे सारे क्या होंगे, आपस में अलग अलग होंगे। लेकिन जैसे ही हम 5 पे पहुंचते हैं तो हम ए इक्वल टू क्या ले रहे हैं, ए इक्वल टू ए की ही चॉइस है, ए इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी ए बार की चॉइस है, ए सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ए बार की जो वैल्यू ले रहे हैं हम किसके बराबर ले रहे हैं, 5 बार के बराबर ले रहे हैं। तो इस केस में जो आएगा इक्विवेलेंस क्लास, क्या करेंगे, हमने ए को डिवाइड करेंगे किससे, एम से, तो ये ए को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी 5 से किसको डिवाइड करेंगे, 5 को, तो क्या आएगा 0 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स, यहाँ पर 5 यानी कि 0, यानी रिमाइंडर कितना आया 0, यानी जो 5 का इक्विवेलेंस क्लास होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक। अगर मान लीजिए अब 6 ले लेते हैं, सॉरी ए की वैल्यू अब क्या लेते हैं हम, ए बार की वैल्यू यानी 6 बार की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी 6 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। तो 6 का इक्विवेलेंस क्लास में तो देखेंगे किससे बड़ा है, यम से बड़ा है, तो 6 बड़ा है किससे, यम से, यम इक्वल टू यहाँ पर क्या लिया है 5, तो 5 से बड़ा है तो 6 को डिवाइड करेंगे किससे, यम से, यानी 5 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा, तो 5 1 जा 5, यानी रिमाइंडर कितना आया आपका 1 आया। यानी जो अब यहाँ आया ए क्या है हमारा 6 है, तो जो 6 का इक्विवेलेंस क्लास है, जो रिमाइंडर हमारा है 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। फिर आगे देख लेते हैं, और ले लेते हैं एलिमेंट 10 मान लीजिए ले लिया, तो 10 ले लीजिए, तो 10 को किससे डिवाइड कर, 10 बड़ा है किससे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, यम से हमेशा एलिमेंट को डिवाइड करते हैं ए को, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालता है, यम तो हमारा फिक्स ही है, तो 2 टाइम्स जाएगा यानी 10, 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, यानी इसका इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर होगा, 10 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा 0 के बराबर होगा। अब आपको साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। तो यही केस लिख लेना है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, दो ही केस हैं, उसको लिख लीजिए। यहाँ इफ एम डिवाइड्स ए नहीं, ऐसे लिख लीजिए, हाँ ए डिवाइड्स बी लिख लीजिए, ऐसे ही करके लिख लीजिए। रिमाइंडर या डिवाइड्स कर देंगे तो पूर्णतः डिवाइड कर देगा उसको, या ऐसे लिखिए, हाँ ठीक है, ऐसे लिखिए यम जिससे डिवाइड करता है, ऐसे लिखिए ए डिवाइड बी, ए डिवाइड एम, ए को क्या कर रहे हैं एम से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बराबर होगा। ठीक, तो इस तरीके से लिख लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को, इसको इस तरीके से करके ऐसे लिख लीजिएगा। अब कोई भी आपको बताइए, मान लो एम इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 3 पे, तो 3 फिक्स कर दिए, तो अब किसी भी एलिमेंट का जेड में से कोई भी चॉइस करिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 100 का, तो 100 का निकालना है इक्विवेलेंस क्लास। अब तो साइकिल बनाने लगेंगे, जैसे सर्कल बना के लिखने होगा, सबका लिखना होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। क्या करना है हमको, जो 100 हम इक्वल टू 100 लिए हैं, तो 100 क्या है 3 से बड़ा है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 9 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, फिर 0 यहाँ से उतार लेंगे, फिर ले जाएंगे 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ क्या बचेगा। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ कहेंगे 10 पूरा डिवाइड करना है, बाद में लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी यहाँ से पता चल गया कि 100 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा किसके बराबर होगा, 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। और इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास आप लोग निकालना जानते हैं, तो आराम से 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, वही 100 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाए 1 करोड़ या 2 करोड़ का, क्या करना है आपको, डिवाइड करता है और निकालते चले जाना। तो आपने सीख लिया यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज़ का। तो इसी प्रकार आप लिख लीजिए नोट करके, जेडीएम अब यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार अगर हम बात करें जेडीएम की, क्या कर रहे हैं जेडीएम की, तो आपने देखा कि अगर जेडीएम की बात अच्छा मान लीजिए यम का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, तो यम का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, यम माइनस 1 होगा, यानी कि यम से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं जेड में, उनका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी 0 1 2
3 डॉट डॉट करके कहाँ तक, m-1 तक जितने भी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अगर m इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं, तो फिक्स्ड कर रहे हैं तो इससे जितने भी छोटे एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे उन सभी का क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और इन्हीं का अगर हम सेट लेते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट लेते हैं, तो वही हमारा होता है जेड। और यम से निकाल रहे हैं, जो वैल्यू लिख रहे हैं उसी को यहाँ पर क्या सफिक्स में लिख देते हैं। तो जेडीएम होता है, वो जेडीएम क्या होता है, सभी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास का एक सेट होता है। तो वही क्या होता है हमारा जेडीएम। तो उसी को डिफाइन करना था, उसी को हमने ले लिया। तो एक नया सेट हमने बनाया जेडीएम। और जेडीएम में किस टाइप के एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास के। इसमें क्या है, जीरो एक क्या है, एक सेट है, जीरो भी क्या है, एक सेट है, वन भी क्या है, एक सेट है। यानी उन सभी सेट का कलेक्शन या उन सभी इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन जो कि जेडीएम में होंगे। ठीक, तो जेडीएम में कौन से होंगे, जहाँ से कितने कहाँ तक होगा, m-1 तक। अगर m इक्वल टू, अगर मान लीजिए Z3 निकालना होगा हमें, अगर सेट Z3 बनाना है तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 और 3 से छोटा लेना है तो यहीं तक आएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी को। अगर इसी प्रकार हमें लेना है Z4 निकालना है तो Z4 कैसे निकालेंगे, 0 1 2, इससे 1 छोटा घटा देना है, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो कहाँ तक, 3 तक ही जाना है। तो 3 तक जाएंगे तो 1 2 3। इसी प्रकार अगर पूछे Z9 में निकालना होगा तो क्या निकालेंगे आप लोग, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार एंड 9, सॉरी 9 बार तो नहीं जाना है, 9 का ही निकालना है तो 8 एक कम। ठीक, तो इसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, सारे सारे इक्विवेलेंस क्लास आ जाए। समझ में आ गया। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं, जेडीएम क्या होता है। और फिर जेडीएम पे ही हम लोग डिफाइन करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन इस पे देखना है, जेडीएम पे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जेडीएम की बात कर रहे थे हम लोग। चलिए लिख लीजिए इसको, नोट करके, नोट कराएं। चलिए लिखिए, लिखिए नोट, नोट करके क्या, स्टार करके ही लिख लीजिए। चलिए लिखिए, सेट ऑफ all the set of all the distinct all distinct set of all distinct equivalence class equivalence क्लासेज करिएगा क्योंकि बहुत सारे होंगे। इक्विवेलेंस क्लासेज मॉडुलो, किस मॉडुलो को भी बताना पड़ेगा, मॉडुलो यम। यम इज डिनोटेड बाई क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास। किसका सेट ले रहे हैं, उन सभी अलग अलग डिस्टिंक्ट माने मतलब जो आपस में बराबर नहीं है इक्विवेलेंस क्लास का, उनका क्या कर रहे हैं हम लोग, सेट बना रहे हैं। उसी को कैसे डिनोट करेगा, किया जाएगा, इज डिनोटेड बाई जेडीएम। उसी को हम लोग डिनोट करते हैं जेडीएम से। तो जेडीएम कभी भी पूछा जाए कि जेडीएम क्या होता है, तो जेडीएम क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज। ठीक, और इक्विवेलेंस क्लास किस पे डिफाइन किया जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन पे। और हम लोग कहाँ डिफाइन किए हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जेड पे। ठीक, किसी कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन के लिए बात हो रही है ये वाली। तो कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो, यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। तो यहाँ से जेडीएम की जैसे ही बात करेंगे तो जेडीएम इक्वल दैट इज, जेडीएम में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताइए, जेडीएम। तो जेडीएम में वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास लेने हैं जो कि अलग अलग हैं। तो यम हमारा मॉडुलो यम है, तो यम से छोटे के लिए क्या आएगा हमारा, अगर यम है तो m-1 तक सारे के सारे जो एलिमेंट्स का निकालेंगे, यानी यम से छोटे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर ए लेंगे तो ए लेंगे, उन सभी का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ए की चॉइस क्या क्या हो सकती है, ए की चॉइस हो सकती है 0, ए की चॉइस हो सकती है 1, ए की चॉइस हो सकती है 2 3 हो सकती है, डॉट डॉट करके m-1 तक हो सकती है इसकी चॉइस। तो यानी इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, 1 जो कि अलग अलग है, सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक ना, ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो यानी 1 बार 2 बार 3 बार डॉट डॉट करके कितना, m-1 बार। अगर पूछा जाए टोटल कितने एलिमेंट हैं जेडीएम में तो क्या बताएंगे, यम के बराबर ही। कैसे, अगर एक 3 ले लें, Z3 के लिए आप लोगों ने देखा था क्या था, 0 बार 1 बार 2 बार, तो 1 2 3, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड हो जा रहा है ना। m-1 तक देखिए, ये 1 से m-1 तक क्या है, m-1 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ए भी तो है, तो इन पूरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, यम एलिमेंट। यानी टोटल एलिमेंट की बात की जाए जेडीएम में तो कितने एलिमेंट है, यम ही, जितना कि यम के बराबर है, जितना कि हमने यम को फिक्स किया, तो उसमें एलिमेंट की संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यही हमारा जेडीएम है। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, जिनको होगा वो बता दीजिएगा। चलिए, अब हमारा जेडीएम डिफाइन हो गया। अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर एक
ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हम लोग जब डिफाइन करेंगे, ग्रुप पढ़ने लगेंगे, तो जेडीएम पे हम लोग डिफाइन करेंगे और दिखाना होता है कि जेडीएम हमारा क्या है, ग्रुप है या बाइनरी ऑपरेशन से फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, उसको दिखाना होता है, तो हम जेडीएम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आज क्लास एंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा सा समझा देते हैं, कल इसकी डिफिनीशन लिखाएंगे और इसके आगे हम लोग करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चलते हैं, सीखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ओ। और देखिए ओ और जीरो में फर्क होता है, जीरो जब भी लिखा जाता है थोड़ा ये लंबा रहता है, और जबकि ओ लिखा जाता है तो एकदम गोल होता है, सर्कल होता है। ठीक, तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन डिनोट करना होता है ओ से हम लोग डिनोट करेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, एक होता है मैप। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, मैप। ये क्या है, नोटेशन है, लिख लीजिए नोटेशन, या लिख लीजिए सिंबल। ये क्या है, सिंबल है। क्या होता है, हमारा एक मैप होता है। किस सेट पे होता है मैप, वो जो हमारा सेट होगा, एक हम कोई भी सेट ले सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा जी होता है। और जी होता है, उस जी को क्या करते हैं, उस सेट कहाँ से कहाँ डिफाइन करते हैं, जी क्रॉस जी से जी में। यानी कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, जो मैप है, इसको गोला बनाइएगा एकदम सर्कल। जो ये मैप है वो कहाँ होगा, जी क्रॉस जी से जी में। और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने का मतलब हमारा यही था, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर जी क्रॉस जी अभी ले रहे हैं, समझ लीजिए। तो जो हमारा ये मैप है वो कहाँ से है, जी में। अच्छा ये बताइए, जी अगर कोई सेट है, मान लीजिए जी में हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, और जी क्रॉस जी निकालते हैं, तो क्या आएगा बताइए थोड़ा सा। 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 1 आएगा, एंड 2, 3 आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर और आएगा, सारे एलिमेंट आएंगे, 3 को लेकर करेंगे, 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, एंड 3, 3 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है सारी चीज़ें, यानी इस सेट में एलिमेंट आ गया। तो कोई पूछ ले अगर जी क्रॉस, अगर जी सेट है तो जी क्रॉस जी सेट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सेट। और उसमें किस टाइप, देखिए यहाँ पर 1 2 3 टाइप के एलिमेंट है, यानी कोई नंबर है इसी के एलिमेंट में, जबकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, क्या है, ऑर्डर पेयर है। ठीक, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है। तो कभी भी हम ये नहीं कर सकते 1, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2, 2 के, एक रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। या जैसे यहाँ पर 2 दिख गया, यहाँ पर 2 दिख गया, तो आप कह दीजिए, जैसे यहाँ 1, 2 दिख गया, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 2, 1, तो आपको दिख रहा है कि 1 1 के बराबर है 2 2, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1, 2 बराबर हो जाएगा 2, 1 के, गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑर्डर पेयर बराबर होने के लिए उनके जो टपल्स हैं वो आपस में बराबर, करस्पॉन्डिंग टपल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि पहला फर्स्ट टपल के बराबर हो, सेकंड टपल के बराबर। तो इस तरीके के आपको दिखने को मिल जाएगा जी क्रॉस जी में। अभी जी क्रॉस जी फाइनाइट भी हो सकता है, जैसे 3 ही एलिमेंट लिए हैं, अगर जी की जगह पर हम क्या ले लें, नेचुरल नंबर। जी भी क्या है हमारा, सिंबल है, ये भी क्या है हमारा, एक सिंबल है सेट का, दिखाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जी क्रॉस जी से जी में डिफाइन करते हैं, बहुत लोग यही पूछ लेंगे सर जी क्रॉस जी ही क्यों ले रहे हैं। ये भाई एक सिंबल है, जी की जगह अभी देखेंगे सेट हम अपना बदल लेंगे, नेचुरल नंबर ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे, रियल नंबर ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे। ऑपरेशन भी एक सिंबल है, ऑपरेशन की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ऑपरेशन की जगह प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं, ये सारे सिंबल ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग अभी लेंगे, दिखाएंगे आप लोग, ये सारी चीज़ सिंबल है। क्योंकि कोई जब पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि सिंबल है, तो आप जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में ज़्यादातर दिक्कत आती है इसी में, बाइनरी ऑपरेशन को ही समझने में। तो आप लोग यहाँ क्लियर कर लीजिए अपना बाइनरी ऑपरेशन। तो आप देखिए किस तरीके से डिफाइन होता है, उसको दिखा देते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप लोग जरूर लिखिएगा। तो अब एक सेट बनाते हैं हम लोग, अपना सेट बना लेते हैं इसको ऐसे। तो इधर हम बनाएंगे जी क्रॉस जी, तो जी क्रॉस जी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। समझ में आ गया आप सभी को ना, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। और यक्स कहाँ से आएगा बताइए, यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, जी से। क्योंकि अगर देखिए 1, 1, अगर 1 1 की बात करें तो 1 और 1 कहाँ बिलोंग करे, अगर 1 की बात करें 1 कहाँ से जा रहा है, तो 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी में ही तो है। अगर 3 की बात कर जाए, 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में। देखिए यानी जो इसमें ऑर्डर पेयर के जो टपल्स हैं, वो टपल्स कहाँ से आएंगे, टपल्स जो आएगा वो जी से ही आएगा, ना कि जी क्रॉस जी से। लेकिन अगर इसी को हम बोलें कि यक्स कामा वाई कहाँ से आएगा, ऑर्डर पेयर में लिख के, तो वो जी क्रॉस जी से आएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जी है हमारा सेट, जी क्रॉस जी से, जी में हम मैप डिफाइन करते हैं, यानी इधर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे जेड टाइप का। जेड यानी कि कोई एक ही एलिमेंट होगा, यानी कि जैसे 1 2 3 इस तरीके का। ठीक, समझ में आ गया, अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना, एक्स वाई है तो यहाँ एक्स जेड जेड केवल दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारा मैप, यहाँ से यहाँ कौन सा मैप डिफाइंड है, वो डिफाइंड है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ पर हमारा एक मैप डिफाइंड हो गया है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा एक्स वाई का ये जो है, हाँ लिख सकते हैं एक्स वाई का ही इमेज जेड है। क्लियर, यहाँ एक्स वाई बदलेंगे तो यहाँ जेड बदलता चला जाएगा आपका।
समझ में आ गया सभी को? तो ये हमारा क्या है, वो एक मैप है। अब किस तरीके से उसको हम दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे ही ये मैप हो गया तो यहाँ जी क्रॉस जी में जितने भी एलिमेंट होंगे तो फॉर ऑल एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, फॉर सॉरी जितने भी एक्स वाई होंगे इसमें, तो फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग टू जी क्रॉस जी में हमें क्या मिलना चाहिए, एक जी क्रॉस जी का इन सभी का क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए। यानी कि देयर एग्जिस्ट एक जेड हमें कहाँ मिलना चाहिए, जी में, सच दैट इस तरीके से कि जो हमारा एक्स कामा वाई, अगर इस पर ओ ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन ओ लगाते हैं सच दैट ओ एक्स कामा वाई किसके बराबर हो जाए, जेड के बराबर हो जाए। जैसे हम लोग कहते थे कि मैप हमारा डिफाइंड है कैसे, यफ कहाँ से, एक्स इसमें टाइप के एलिमेंट है, इसमें वाई टाइप के एलिमेंट है। हम लोग कहते थे कि फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, अगर सेट ए है ए बी है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, सच दैट इस तरीके से कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई हो जाए। यही कहते थे मैप के लिए। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई, सॉरी ऑर्डर पेयर जितने भी टपल्स होंगे इसमें जी क्रॉस जी में, उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट एक जेड कहाँ मिलना चाहिए, वाई में, यानी एक एलिमेंट जेड यानी कि सिंबल है, ध्यान रखिएगा। जेड कहाँ मिलना चाहिए, जी में, सच दैट इस तरीके से कि ओ एक्स कामा वाई कहाँ किसके बराबर हो जाए, वो जैसे एफ यहाँ लिखते थे, एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, वो जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन इन द सेंस जो हमारा फंक्शन जिससे डिनोट कर रहे हैं ओ को, एक्स कामा वाई इक्वल टू जेड। अब इसी को अगर डिनोट करना होगा जैसे ओ कामा एक्स कामा वाई को ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है, यक्स ओ वाई, यक्स ओ वाई। जैसे हम लोग डिनोट करते हैं रिलेशन को, एफ को ही डिनोट करता होता है एक्स वाई लिख देते हैं, इसी का मतलब होता है यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एफ। अब इसी का मतलब होता है और इसको लिखते हैं किस तरीके से, उसको भी बता देते हैं हम आपको। इसी को लिखते हैं एफ एक्स बराबर वाई। तो ये सारे सारे क्या है, नोटेशन है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी को नोटेशन, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं। मिटा दें, समझ में आ रहा है सभी को? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो इसी को अगर लिखना होगा तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग, यक्स ओ वाई इक्वल टू किसके बराबर, जेड के बराबर हो सकता है। यानी यक्स ओ वाई जेड के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि यक्स ओ वाई कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जेड जी में। तो आप लोग यहाँ से देखिए यक्स कामा वाई जी जी क्रॉस जी में बिलोंग कर रहा है, तो यक्स ओ वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड जी में। अच्छा यक्स कामा वाई हमने कहा जी क्रॉस जी में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है, यक्स कामा वाई हमने कहा जैसे ही कि बिलोंग करना चाहिए जी क्रॉस जी में, इसका मतलब यही हुआ कि यक्स कहाँ बिलोंग करे, यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, अगर ये बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस जी में, इसका मतलब है कि यक्स और वाई पहले से ही कहाँ बिलोंग कर रहा है, यक्स कामा वाई बिलोंग कर रहे हैं जी में। तो यानी अब यहाँ से कह सकते हैं हम लोग, अब मिटाते हैं देखते हैं, यानी अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जी, तभी तो सारे एलिमेंट का टपल्स बनेगा यहाँ पे, जी क्रॉस जी निकालेंगे तो सारे का टपल्स बनेगा, यानी कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जी हमें क्या मिलना चाहिए, जी हमें मिलना चाहिए कि जो यक्स वो वाई होना चाहिए वो कहाँ बिलोंग कर जाए, जी में ही बिलोंग कर जाए। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि जो हमारा ओ है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। यही समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें की गई हैं। नहीं तो ये अगर यहाँ से हम डायरेक्ट आपको कह देते हैं कि फॉर ऑल, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कह देते हैं फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जी, जी हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स ओ वाई कहाँ मिलना चाहिए, जी में, तो आपको ये बात समझ में नहीं आती और पछता भी नहीं। आपको कहते हैं ना कुछ बातें नहीं पछती किसी को, तो वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो इसी को केवल समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो एक्स कामा वाई कैसे जी में आया, तो आपको पता चल गया होगा क्या है, इमेज है। अगर इमेज है तो इस वाले एलिमेंट में आएगा, यानी एक्स ओ वाई कहाँ आ जाएगा, एक्स ओ वाई इसका सेट में, इस सेट में एलिमेंट आएगा। एक्स ओ वाई का कहने का मतलब क्या है, ओ एक्स वाई, यानी इसका इमेज, जैसे ही ओ में हमने कुछ एलिमेंट रखा जो वैल्यू निकल के आई इसके बराबर आ गया। अब छोटा सा एक सेट लेते हैं, आपको दिखाते हैं इसको, समझ में आ गया ना एक्स वाई कैसे जी में चला गया, किसी को डाउट है अभी भी? चलिए अब एक छोटा सा सेट लेते हैं, जी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी बताते हैं। अगर हो सके ना बने वो बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने के लिए ले रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और ऑपरेशन की जगह पर हम कुछ ले लेते हैं प्लस या माइनस। तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए ओ की जगह पर अपना ले रहे हैं ऑपरेशन प्लस, और हम अपना सेट जी इक्वल टू ले रहे हैं हम क्या, उसमें 1 2 3 ही एलिमेंट ले रहे हैं। हो सके बाइनरी ऑपरेशन ना फॉर्म करें, लेकिन हम लोग देखते हैं बीसी पे वो कैसे एलिमेंट उसमें जा रहे हैं, तो उसको हम दिखा रहे हैं। फाराल के लिए हमें देखना था, लेकिन हो सके फाराल के लिए यहाँ पर ना लागू हो पाए, तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हमारा क्या था, जी क्रॉस जी, तो यानी जी क्रॉस जी, तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे तो 2 ही एलिमेंट लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो छोटा ही लेते हैं 2, यानी अब 4 बनेंगे जी क्रॉस जी में एलिमेंट। यानी अगर जी क्रॉस जी निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा हमारा, 1 कामा 1 आ जाएगा, एक 1 कामा 2 आ जाएगा, और आ जाएगा 2 कामा 1 आ जाएगा, एंड 2 कामा 2 आ जाएगा, बस यही एलिमेंट आएगा। तो 4 एलिमेंट यहाँ हम लिख सकते हैं जी क्रॉस जी से। जी में एलिमेंट अगर हमारा ओ क्या है, जी क्रॉस जी से जी में एक मैप है, तो क्या है, एक मैप है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं अपना सेट जी क्रॉस जी, इसमें एलिमेंट रखिए कौन कौन से, 1 कामा 1, 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1,
एंड 2, 2। जब भी आपको ना दिखा हो तो छोटा सेट लेके देख लिया करिए आप ऐसे। अब इधर हमारा क्या है, जी है। हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे आपको पूरा दिखेगा। आपको 1, 2 दो ही एलिमेंट है। अब कैसे देखिएगा, इसका जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वहाँ पर लागू हो जाते हैं तो ठीक है। ऑपरेशन हमारा ओ है, ओ की जगह हमने क्या लिया है प्लस, यानी उसके एलिमेंट को कैसे हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर यहाँ पर लगाते हैं ओ एलिमेंट क्या लेते हैं 1, 1, 1, 1, यानी कहते हैं अगर डिफाइन करें ओ को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अपना जो मैप है, जैसे हम एफ एक्स को डिफाइन करते थे तो ऐसे कहते थे ना, वे सभी एक्स या वाई जो भी लिखना होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई, वे सभी वाई कहाँ से जो सेट हमारा रहता है उसको कह देते हैं, अगर बी रहता है बी सच दैट कि एफ एक्स बराबर वाई हो जाए, या कुछ भी रहता हो या तो कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए 1 + x²। ऐसे करके हम लोग फंक्शन दिखा देते थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, उस वाई को ले लेते थे, या एक्स को कह सकते हैं वे सभी एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक इसी प्रकार अब हम यहाँ से लेंगे तो कैसे लेंगे, तो हम लोग इस तरीके से हम अपना डिफाइन कर सकते हैं कि वो हमारा क्या है, इस तरीके से है, वे सभी क्या लेने हैं, जी के एलिमेंट लेने हैं ना तो वे सभी जी के एलिमेंट यहाँ लिख सकिए, वे सभी एक्स जो बिलोंग करें किसमें, जी में, सच दैट जिसके लिए क्या हो जाए एक्स लेते हैं, लेकिन एक्स का वाई लेना पड़ेगा, यहाँ दो टपल टाइप के एलिमेंट है। तो किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, हाँ ठीक है, इसमें हमारा लेंगे कि एक्स प्लस वाई टाइप के सच दैट जहाँ से एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स का वाई बिलोंग करेगा हमारा कहाँ से, जी से, एंड एक्स का वाई बिलोंग करे कहाँ से, यहाँ लिखिए ऐसे फॉर ऑल एक्स का वाई, एक्स का वाई बिलोंग्स टू जी कामा एक्स का वाई बिलोंग्स कहाँ पर, जी क्रॉस जी में, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। तो हम एक्स का वाई चूज करते हैं, तो एक्स का वाई जो भी आएगा हमारा टपल्स हमें लिखना है एक्स प्लस वाई, और चूज किस तरीके से एलिमेंट करने हैं, जी क्रॉस जी के फॉर ऑल एलिमेंट एक्स का वाई के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए फॉर ऑल एक्स का वाई बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी, एंड कर रहे हैं तो यानी एक्स फॉर ऑल जो लगा है इसके लिए भी है, एक्स का वाई कहाँ से बिलोंग करे, जी में, यानी सभी एक्स का वाई जी के लिए यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसमें जो एलिमेंट है उसके लिए चूज करते हैं। तो 1, 1 के लिए करते हैं, तो 1, 1 जैसे ही रखेंगे तो वहाँ पर 1, 1 यानी कि ओ इक्वल टू अगर यहाँ पर रखते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑल तो जैसे लिखेंगे एक्स का वाई की जगह हम क्या चूज कर रहे हैं 1, 1, तो एक्स का वाई की जगह हमने चूज किया 1, 1, तो 1, 1 के लिए देखेंगे तो 1, 1 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा हमें 2 मिल के आएगा, किसका इमेज मिल रहा है 2, एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी ओ ऑफ एक्स का वाई अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा एक्स का ओ का वाई, यानी एक्स की जब ओ की जगह क्या है हमारा प्लस है, अब एक्स की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं 1, 1 ले रहे हैं, तो 1 लिखेंगे तो इसी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन है एक्स प्लस वाई यानी 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो देख रहे हैं आप कि ओ की जगह लिखे हैं अगर प्लस, तो यहाँ 1, 1 की वैल्यू क्या आ गई 2 के बराबर आ गई, यानी ये ऑर्डर पेयर इस टाइप का दिख रहा था, लेकिन कंफ्यूजन यही होता है कि यहाँ ऑर्डर पेयर है तो यहाँ ऑर्डर पेयर टाइप का होना चाहिए, तो इसमें कैसे चला जाएगा एलिमेंट, ऑर्डर पेयर टाइप का था लेकिन ये डिफाइंड इस तरीके से है कि 2 है इसका इमेज, तो 1, 1 का इमेज क्या है 2 है, तो इसका इमेज क्या आ गया 2 आ गया, समझ में आ गया सभी को। तो ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया जी में, इसका मतलब 1, 1 1 प्लस अगर यहाँ सिंबल दे दें यानी कि 1 + 1 कहाँ चला गया, 1 + 1 जी में चला गया, और प्लस क्या है हमारा ऑपरेशन है वो, यानी ए ओ 1 कहाँ चला गया जी में, समझ में आ गया सभी को। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर ऑल, अब लिख सकते हैं ऐसे कि 1, 1 बिलोंग्स टू जी, या ऐसे कह सकते हैं 2 बार है तो एक ही बार लिखिए 1 बिलोंग्स टू जी, लेकिन 2 बार लिख दीजिए ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट अभी होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जी के लिए ये इंप्लाइज कर रहा है क्या कि +1, 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है जी में। ठीक, लेकिन एक एलिमेंट के लिए लागू हो रहा है, हमें फॉर ऑल एलिमेंट के लिए लिखना है, यानी सभी एलिमेंट लिखना है। जब 1, 2 लिखेंगे तो 1 + 2 क्या होगा 3 आएगा, लेकिन 1 + 2 3 क्या इसमें है जी में नहीं है, यानी ये डज नॉट बिलोंग टू कहाँ जी में, यानी इसका इमेज ही आपको नहीं मिला। इसको देखेंगे 2, 1 के लिए तो 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये भी कहाँ नहीं बिलोंग करेगा जी में, यानी ये भी कहाँ नहीं गया जी में, यानी इसके भी इमेज नहीं मिला। और 2, 4 के लिए 2, 2 के लिए देखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 + 2 अगर देखेंगे जो हमारा इमेज है उसके लिए ऑपरेशन लगा के तो यहाँ आ जाएगा 4, जो कि ये भी हमारा कहाँ नहीं जा रहा है जी में, यानी इसका मतलब हुआ कि 1O2 नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें जी में, और क्या है 2O1 भी नहीं बिलोंग कर रहा है जी में, और हमारा क्या बनेगा 2O2 भी नहीं बिलोंग कर रहा है जी में। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक मैप होता है, ये मैप ही नहीं बना तो क्या करें, मैप होने के लिए सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए मैप होने चाहिए, लेकिन सारे एलिमेंट मैप नहीं है। समझ में आ गया सभी को। चलिए
अब कोई ऐसा लिमिट ले लेते हैं तो अब कल दिखाएंगे इसके आगे हम लोग, तो इतना समझ में आ गया होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आपको। कल डिफिनीशन दिखाएंगे, इसके आगे करेंगे हम लोग सारी चीज़ें। और ऐसे सेट भी लेंगे कि जो कि होगा, कोई भी एलिमेंट आप चूज करेंगे ऑर्डर पेयर, तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो इमेज आएगा वो देखेंगे तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। और जब हम क्या लेते हैं, फाइनाइट सेट के लिए भी मिलेगा और इनफाइनाइट सेट के लिए भी मिलेगा आपको। तो कौन कौन से फाइनाइट सेट हो सकते हैं जिसमें लिमिटेड एलिमेंट हो, वो सारे सेट जो कि क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करे। और जरूरी नहीं है कि सारे मैप क्या हो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करे, मैप हो उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए ही कंडीशन है। ठीक, हो सकता है सारे मैप बाइनरी ऑपरेशन ना हो सकता है सारे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो मैप होगा क्योंकि मैप ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं लोग जुड़ जाइए। देख लीजिए BSc थर्ड ईयर के लिए टेलीग्राम SAN सारा स्मॉल में है, संजीत 79 थर्ड AU सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जिनको ज़रूरत होगी 9936 53 14 53। तो वो आपके सीनियर्स ही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc भी कर चुके हैं और शायद उनकी PG भी हो गई है, तो आपके सुपर सीनियर है। तो आप मैसेज कर लीजिएगा, इनके पास कॉल भी कर सकते हैं, जब भी कॉल करके हमेशा ही आपको उठा लेंगे। ऐसा नहीं है अगर बिजी होंगे तो नहीं करेंगे, बाकी वो कॉल बैक जरूर करेंगे आपको। और बाकी ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप लिख लीजिए 88 083 43 873। आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है तुरंत रिप्लाई आपको मिले, बाकी जैसे ही हम देखेंगे वैसे आपको रिप्लाई कर देंगे। ये तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक, समझ में आ गया सभी को। बाकी जिनको कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो इस नंबर पे ही कॉल कीजिएगा आप लोग, तो सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप। बाकी फर्स्ट ईयर का लिखना हो चाहे तो लिख लीजिए और अपने जूनियर्स को भी बता दीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर का जो टेलीग्राम है SANJEET MATHES, यहाँ पर ES है लास्ट में एंड 48 है लास्ट में। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट, एंड सेकेंड के लिए बता दें आपको टेलीग्राम ग्रुप SAN सारे स्मॉल में हैं MATHES 79, बस यही है टेलीग्राम ग्रुप। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। समझ में आ गया सभी को। चलिए, और नोट्स अपना प्रॉपर बनाइएगा ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे अभी हम बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। बाकी कितना पढ़ना है वो हमको बाद में बताएंगे आपको, किसको ज़्यादा रिवाइज करना है। एक टाइम सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, दूसरी बार जब आप पढ़िएगा तो हम आपको बता देंगे जैसे ही खत्म होता है 1 मिनट, तो केवल उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है डेली, जो चीज़ें हम बताएंगे उन्हीं चीज़ों को केवल, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ना अगर आपको मार्क्स लाना है तो मार्क्स के लिए उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं उनके साथ भी आप लोग वीडियो शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।